चैप्टर 53। अद्वितीय ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, नो नो मोम, डैड को कुछ नहीं हो सकता है, और ये जिसने भी कॉल किया है ना, उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ये कहते हुए उसने अपने कपड़े पहने और वो तुरंत भागते हुए रूम से निकल गया। अद्वितीय भागते हुए पार्किंग एरिया में आया और तुरंत अपनी कार में बैठ वहां से निकल गया। अद्वितीय की कार के वहां से जाते ही एक शख्स जिसने ब्लैक आउटफिट में खुद को कैरी किया हुआ था, उसने अपने हाथ में एक बॉक्स पकड़ा हुआ था और उसके कपड़ों पर कुछ तेल जैसा लगा हुआ था। उसने मुंह पर मास्क और सर पर कैप पहनी थी। अद्वितीय की कार के जाते ही उसने अपने मुंह से मास्क हटाया। वो सारा थी। सारा ने अद्वितीय की कार जिस डायरेक्शन में गई थी उस तरफ देखते हुए हंसकर कहा, हाँ हाँ हाँ, अब आएगा मजा खेल में, जब उस हिमाद्री को जीते जी मौत मिलेगी। मरेगा अद्वितीय चौहान और सजा मिलेगी हिमाद्री को। ये कहते हुए वो जोर से हंसने लगी। इधर दूसरी तरफ हिमाद्री वॉशरूम से बाहर आई। उसने वाइट बाथरोब पहना हुआ था। उसके बाल गीले थे जिनसे पानी टपक रहा था। उसके चेहरे पर पानी की बूंदें किसी डायमंड की तरह चमक रही थी। रूम में आते ही हिमाद्री की नजरें खाली बेड पर पड़ी। अद्वितीय को वहां नहीं देखकर हिमाद्री की भौहें आपस में जुड़ गई। उसने तुरंत बालकनी की तरफ देखा जहां कोई नहीं था। ये मिस्टर चौहान कहाँ गए, और वो भी बिना बताए। ये कहते हुए उसकी नजरें अद्वितीय के फोन पर पड़ी जो बेड पर पड़ा हुआ था। अद्वितीय के फोन को देखकर हिमाद्री के फेस एक्सप्रेशन एकदम से बदल गए और अचानक ही उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ होने वाला है, कुछ बहुत बुरा। उसकी फीलिंग ऐसी थी जो अंदर ही अंदर उसे डरा रही थी। हिमाद्री तुरंत बेड के पास आई और फोन को अपने हाथ में उठाते हुए घबराहट से कहा, मिस्टर चौहान का फोन यहाँ है, तो फिर वो खुद कहाँ है, और मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है, जैसे कुछ होने वाला है। प्लीज गॉड, मेरे मिस्टर चौहान का ख्याल रखना। ये कहते हुए वो तुरंत रूम से बाहर जाने लगी, लेकिन तभी अचानक उसे रियलाइज हुआ कि वो किस हालत में है। उसने सिर्फ एक बाथरोब पहना था जो उसकी थाई तक आ रहा था। हिमाद्री तुरंत क्लोजेट में गई और एक सिंपल सा सूट पहनकर वो तुरंत बाहर आ गई। वो अपने खुले बालों का बन बनाकर पीछे बांध रही थी, लेकिन तभी अचानक उसके गले का मंगलसूत्र उसके कलेक्चर में उलझकर टूट गया। उसके मोती चारों तरफ फर्श पर बिखर गए। हिमाद्री के चलते कदम रुक गए। उसने सर झुकाकर नीचे अपने पैरों के पास गिरे मंगलसूत्र को देखा जो टूटा हुआ उसके पैरों में गिरा हुआ था। उसके मोती चारों तरफ बिखरे हुए थे। हिमाद्री एकदम सुन रह गई। देखते ही देखते उसकी आंखों में पानी भर आया। वो तुरंत नीचे बैठी और जल्दी जल्दी बिखरे मोतियों को सिमटने लगी। नहीं, मेरे अद्वितीय को कुछ नहीं होगा, वो सेफ है, शायद नीचे होंगे। मैं खामखा इतना घबरा रही हूँ। ये कहते हुए उसने अपने मंगलसूत्र के मोतियों को एक छोटी सी डब्बी में रखा और फिर तुरंत रूम से बाहर निकल गई। हिमाद्री जल्दी से लिविंग हॉल में आई और चारों तरफ देखते हुए वो खुद से बोली, ये अद्वितीय दिखाई क्यों नहीं दे रही हैं। ये कहते हुए अचानक ही उसकी नजरें एक सर्वेंट पर पड़ी जो किचन की तरफ जा रहा था। एक्सक्यूज मी, हिमाद्री ने सर्वेंट को देखते हुए तुरंत कहा। हिमाद्री की आवाज सुनकर सर्वेंट के कदम रुक गए। उसने तुरंत उसकी तरफ देखकर कहा, जी मैम साहब बोलिए, कुछ काम था क्या? तभी हिमाद्री उसकी बात बीच में काटते हुए बोली, क्या आपने मिस्टर चौहान को देखा? वो कहाँ है, अभी ये बता सकते हैं आप मुझे? उसका सवाल सुनकर सर्वेंट ने तुरंत अपना सर हाँ में हिलाते हुए जवाब दिया, यस मैम सर, कुछ देर पहले अपनी कार में बैठकर कहीं निकल गए। वो बहुत जल्दबाजी के साथ निकले थे, शायद कुछ खास। उसने इतना ही कहा था तभी हिमाद्री उसे इग्नोर करके तुरंत मेंशन से बाहर निकल गई, लेकिन तभी अचानक उसका फोन रिंग किया।
हिमाद्री ने जल्दबाजी में बिना देखे ही कॉल पिक करके कान पर लगाया और पार्किंग एरिया की तरफ जाने लगी, लेकिन तभी दूसरी तरफ से सारा की आवाज उसके कान में पड़ी। हेलो मेरी प्यारी बहना, क्या हुआ, बहुत घबराई हुई लग रही हो। ये सुनते ही हिमाद्री के कदम रुक गए। उसने गुस्से से सर्द आवाज में कहा, कॉल क्यों किया है? ये कहते हुए उसकी आवाज बहुत खतरनाक साउंड कर रही थी, जिसे सुनकर एक पल के लिए सारा कांप गई, लेकिन दूसरे ही पल उसने जोर से हंसते हुए कहा, अभी जितनी अक्कड़ है ना तुम्हारे अंदर, जल्द ही सारी अक्कड़ मिट्टी में मिल जाएगी। तुम्हारा मिस्टर अद्वितीय चौहान, पता है तुम्हें कहाँ है वो? इतना बोलकर वो जोर से हंसने लगी और फिर कुछ पल हंसने के बाद बोली, चलो मैं ही बता देती हूँ, तुम्हारा अद्वितीय अपनी मौत के बेहद करीब है। अभी वो जिस कार में बैठा है ना, उस कार के ब्रेक मैंने फेल कर दिया और वो जिस रास्ते पर जा रहा है उस तरफ सिर्फ उसकी मौत है। अगर अपने अद्वितीय को बचा सकती हो तो बचा लो, वरना उसका जनाजा देखने के लिए खुद को तैयार कर लो। ये बोलकर वो जोर से हंसने लगी। वहीं उसकी बात सुनकर हिमाद्री की आंखें अंगारों की तरह दहकने लगी। उसने गुस्से से धीमी मगर बेहद ही सर्द आवाज में कहा, अगर मेरे अद्वितीय को कुछ हुआ ना तो आई स्वेर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ऐसा हाल करूंगी कि जिसे देखकर सबकी रूह कांप जाएगी, और तुम जिसे मारने की बात कर रही हो ना, वो मेरे मिस्टर चौहान है। हिमाद्री खुराना के मिस्टर चौहान, जिनका तुम जैसी पिद्दी कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। वो ऐसे ही इतने बड़े मुकाम पर नहीं है कि तुम जैसा कोई भी ऐरा गेरा आकर उन्हें हर्ट कर सके, समझी तुम? उसकी बात सुनकर सारा की हंसी एकदम से गायब हो गई और उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया, लेकिन दूसरे ही पल उसने अपने डर को छुपाते हुए लड़खड़ाती आवाज में कहा, तुम्हारी धमकियों से मैं नहीं डरने वाली हूँ। ये कहते हुए उसकी आवाज कांप रही थी। उसका जवाब सुनकर हिमाद्री ने तिरछा मुस्कुराकर कहा, धमकियां कुत्ते देते हैं, और मैं तो अपने चौहान साहब की शेरनी हूँ जो धमकियां नहीं सीधा एक्शन लेती है। अगर तुम्हें खुराना मेंशन आकर सबके सामने नहीं मारा ना तो मेरा नाम भी हिमाद्री अद्वितीय चौहान नहीं। ये कहकर उसने गुस्से से कॉल कट कर दिया और तुरंत अपनी कार में बैठ वहां से निकल गई। हिमाद्री एक हाथ से ड्राइव कर रही थी और दूसरे हाथ से अपने फोन में कुछ कर रही थी। उसने किसी को कॉल मिलाया और फिर अपने कान में ब्लूटूथ लगाकर फोन को बैक शीट पर फेंक दिया। हेलो, दूसरी तरफ से किसी ने बेहद ही शांत आवाज में कहा। हेलो राघव, जल्दी से मिस्टर चौहान की लोकेशन मेरे पास सेंड करो, हिमाद्री ने तुरंत कहा। उसकी बात सुनकर दूसरी तरफ से राघव ने जवाब देते हुए कहा, क्या हुआ मैम, कुछ हुआ? तभी हिमाद्री ने उसकी बात बीच में काटते हुए गुस्से से कहा, जितना कहा गया है उतना करो। ये सुनते ही राघव ने जवाब देते हुए कहा, ओके मैम, मैं अभी आपके पास लोकेशन सेंड करता हूँ। ये बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। इधर दूसरी तरफ अद्वितीय फुल स्पीड में कार ड्राइव कर रहा था। उसके हाथों और माथे की नसें उभरी हुई थी और चेहरा गुस्से से कांप रहा था। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चैप्टर 53, रेशमा जी का रोना। ये सुनते ही राघव ने जवाब देते हुए कहा, ओके मैम, मैं अभी आपके पास लोकेशन सेंड करता हूँ। ये बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। इधर दूसरी तरफ अद्वितीय फुल स्पीड में कार ड्राइव कर रहा था। उसके हाथों और माथे की नसें उभरी हुई थी और चेहरा गुस्से से कांप रहा था। लेकिन तभी अचानक उसकी कार आउट ऑफ कंट्रोल होकर सड़क पर इधर उधर होने लगी। अद्वितीय ने तुरंत ब्रेक पर पैर रखकर प्रेस करते हुए कार को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक नहीं लग रहे थे और नहीं स्पीड कम हो रही थी। ब्रेक को नहीं लगते देखकर अद्वितीय के फेस एक्सप्रेशन एकदम से बदल गए। वो बार बार ब्रेक लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ब्रेक नहीं लग रहे थे। डेमेड, इस कार को क्या हुआ? ब्रेक क्यों नहीं लग रहे हैं? अद्वितीय ने गुस्से से दांत पिसते हुए कहा। उसने एक गहरी सांस भरी और ब्रेक से अपना ध्यान हटाकर स्टीयरिंग संभालने की कोशिश करने लगा।
वो सामने देखते हुए फुल स्पीड में ही ड्राइव कर रहा था। लेकिन तभी अद्वितीय की नजरें सामने से फुल स्पीड में आ रहे ट्रक पर पड़ी जो उसी की तरफ आ रहा था। सामने से आते ट्रक को देखकर अद्वितीय एक पल के लिए हैरान रह गया, लेकिन दूसरे ही पल उसने तुरंत स्टीयरिंग को लेफ्ट साइड करते हुए कार को सड़क से नीचे उतार दिया। ट्रक उसकी कार से बगल से निकलते हुए अपोजिट डायरेक्शन में चला गया। ट्रक वाले ने ट्रक की स्पीड को कम करके विंडो से अपना सर बाहर निकाल अद्वितीय की कार की तरफ देखा, जो सड़क पर इधर उधर होते हुए वहां से निकल गई। ट्रक वाले को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर उसने अपने कंधे उचकाए और फिर सामने देखते हुए ड्राइव करने लगा। इधर दूसरी तरफ हिमाद्री फुल स्पीड में ड्राइव कर रही थी। तभी उसके फोन में मैसेज की रिंगटोन बजी, जिसे सुनकर उसने अपना फोन उठाकर चेक किया, जिसमें अद्वितीय की लाइव लोकेशन शो हो रही थी। हिमाद्री ने एक गहरी सांस भरी और तुरंत अपनी कार को टर्न लेकर अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। वो जंगल के रास्ते से जा रही थी। रास्ता थोड़ा ऊबड़ खाबड़ था, लेकिन हिमाद्री को ड्राइविंग का बहुत पुराना एक्सपीरियंस था, इसलिए वो बिना किसी डर और हिचकिचाहट के ड्राइविंग कर रही थी। इधर दूसरी तरफ अद्वितीय की कार लगातार अपना कंट्रोल खो रही थी। वो अपनी कार को कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी कोशिश का अब कोई फायदा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा था। वहीं वीरेंद्र जी और रेशमा एक बीच के पास खड़े आती जाती समुद्र की लहरों को देख रहे थे। वीरेंद्र जी ने रेशमा को पीछे से अपनी बाहों में भर रखा था। तभी रेशमा जी ने वीरेंद्र जी को खुद से दूर धक्का देते हुए कहा, वीरेंद्र जी छोड़िए मुझे, हम आपसे अभी भी नाराज हैं, इसलिए हमारे पास आने की कोशिश मत कीजिए। ये कहते हुए उन्होंने वीरेंद्र जी को खुद से दूर धक्का दे दिया। वहीं वीरेंद्र जी अपनी आंखें छोटी किए रेशमा जी को घूर रहे थे। उन्होंने वैसे ही रेशमा को घूरते हुए कहा, रेशमा जी आप कब तक नाराज रहने वाली है हमसे? हम आपको कल से मनाने की कोशिश कर रहे हैं और हम आपकी नाराजगी को दूर करने के लिए आपको बीच के पास लेकर आए, लेकिन आप अभी भी मुंह फुलाए बैठी है। ये सुनते ही रेशमा जी ने तुरंत वीरेंद्र जी की तरफ पलटकर उन्हें देखते हुए कुछ कहने को होती है, लेकिन तभी अचानक उन्हें अजीब सी बेचैनी होने लगी और उनका दिल घबराहट से भर उठा। उनका चेहरा एक पल में ही मुरझा गया। उन्होंने बेचैनी से खुद से कहा, ये हमें इतनी बेचैनी क्यों हो रही है, जैसे कुछ होने वाला है। अद्वितीय और हिमाद्री ठीक तो होंगे ना? वहीं वीरेंद्र जी, जिनकी नजरें रेशमा जी पर टिकी हुई थी, उनको घबराया हुआ देखकर वो रेशमा जी के पास आते हुए बोले, मोहतरमा क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों लग रही है? आप ठीक तो है ना? आपकी तबीयत तो ठीक? उन्होंने इतना ही कहा था, तभी रेशमा जी ने उनकी बात बीच में काटते हुए रुंधे गले से कहा, वीरेंद्र जी हमें घर जाना है, हमें अपनी बेटी और अद्वितीय को देखना है। पता नहीं क्यों हमारा दिल बहुत घबरा रहा है। हमारी आंखों को चैन अद्वितीय और हिमाद्री को देखकर ही मिलेगा, प्लीज आप जल्दी से घर चलिए। ये कहते हुए उन्होंने वीरेंद्र जी का हाथ पकड़ लिया और उनकी आंखों से आंसू बहकर गालों पर लुढ़क आए। उनकी बात सुनकर वीरेंद्र जी ने रेशमा के गाल पर अपना एक हाथ रखते हुए नर्म आवाज में कहा, मोहतरमा आप रोइए मत, हम अभी घर चलते हैं और आप खामखा इतनी परेशान हो रही है। कुछ नहीं हुआ है हमारे अद्वितीय और हिमाद्री को, वो दोनों बिल्कुल ठीक है, और अगर आपको फिर भी विश्वास नहीं हो रहा तो हम अभी अद्वितीय को फोन करके आपको उनसे बात करवाते हैं। ये कहते हुए उन्होंने अपना फोन निकाला और उसमें अद्वितीय के नंबर को डायल करते हुए रेशमा जी से कहा, आप भी ना मोहतरमा, अभी अभी दोनों की शादी हुई है, अभी वो दोनों साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होंगे और आप उनके बीच में कबाब की हड्डी बन रही है। उन्होंने इतना ही कहा था, तभी वो एकदम से चुप हो गए, क्योंकि अद्वितीय ने उनका फोन नहीं उठाया था। अद्वितीय का फोन घर पर था। फोन लगातार बज रहा था, लेकिन उसे संभालने वाला वहां कोई नहीं था। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चैप्टर 54।
ब्लास्ट बटा हिमाद्री का चीखना। अद्वितीय ने उनका फोन नहीं उठाया था। अद्वितीय का फोन घर पर था। फोन लगातार बज रहा था लेकिन उसे संभालने वाला वहां कोई नहीं था। वीरेंद्र जी को बोलते हुए अचानक रुक जाने से रेशमा जी और ज्यादा परेशान हो गई। उन्होंने वीरेंद्र जी का हाथ पकड़ते हुए घबराहट से कहा, वीरेंद्र जी क्या हुआ? आप चुप क्यों हो गए? अद्वितीय को कॉल कर रहे थे ना, क्या उसने आपका कॉल पिक नहीं किया? ये कहते हुए वो बेचैनी से वीरेंद्र जी को देख रही थी। उनकी बात सुनकर वीरेंद्र जी ने रेशमा को देखकर अपना सरनामे हिलाते हुए कहा, नहीं, अद्वितीय ने हमारा कॉल पिक नहीं किया है। आज पहली बार था जब अद्वितीय ने वीरेंद्र जी कॉल पिक नहीं किया था, वरना अद्वितीय हमेशा पहली रिंग में ही उनका कॉल पिक कर लेता था। ये सुनते ही रेशमा जी ने परेशानी से अपने सर पर हाथ रख लिया और रुधे गले से कहा, मैंने कहा था ना कि जरूर कुछ हुआ है, वरना हमारा अद्वितीय कॉल पिक ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप अभी के अभी घर चलिए। ये कहते हुए वो वीरेंद्र जी का हाथ पकड़ जबरदस्ती खींचते हुए उन्हें अपने साथ ले जाने लगी। वीरेंद्र जी ने एक गहरी सांस भरी और फिर रेशमा जी को रोकते हुए कहा, मोहतरमा रिलैक्स, हम चल रहे हैं। हम थोड़ी देर में मेंशन पहुंच जाएंगे, आप परेशान मत होइए। ये कहते हुए उन्होंने आगे बढ़कर रेशमा जी को अपनी गोद में उठा लिया और फिर अपने कदम कार की तरफ बढ़ा दिए। इधर दूसरी तरफ हिमाद्री ने अपनी कार को एकदम से ब्रेक लगाकर झटके से रोका। वो फुल स्पीड में ड्राइव कर रही थी और अचानक ब्रेक लगाकर रोकने से वो पूरी आगे की तरफ झुक गई। उसके बाल उसके चेहरे पर आ गया और उसका सर डेस्क बोर्ड के जस्ट 1 इंच की दूरी पर था। उसने शीट बेल्ट पहनी थी इसलिए उसका सर डेस्क बोर्ड से नहीं टकराया, वरना उसे बहुत जोर की चोट लगती। हिमाद्री ने जल्दी से अपना सर ऊपर उठाया और अपने बालों को पीछे करके सामने देखा। वो एक पहाड़ी के लास्ट गेडेज पर थी। अगर वो 1 मिनट की भी देरी करती कार रोकने में, तो उसकी कार सीधा नीचे खाई में जाकर गिरती। हिमाद्री तुरंत कार से बाहर आ गई। उसने अपना फोन उठाकर अद्वितीय की लोकेशन चेक की जो इसी जगह की बता रही थी। हिमाद्री ने फोन से नजरें हटाकर तुरंत चारों तरफ देखा, लेकिन तभी अचानक उसकी नजरें सामने से फुल स्पीड में आ रही कार पर पड़ी जो उसी की तरफ आ रही थी। उस कार को देखते ही हिमाद्री की आंखें एकदम से बड़ी बड़ी हो गई, लेकिन दूसरे ही पल उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया। मिस्टर चौहान, हिमाद्री ने उस कार को देखते हुए घबराहट से कहा। सामने अद्वितीय की कार थी। उस कार के शीशे ब्लैक रंग के थे, इसलिए उसके अंदर का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उस कार को हिमाद्री अच्छे से पहचानती थी कि वो उसके मिस्टर चौहान की ही कार है। लेकिन तभी अद्वितीय की कार फुल स्पीड में उसकी तरफ आई और उसके बगल से होते हुए सीधा पहाड़ी से नीचे जा गिरी। एक तेज आवाज वहां गूंज उठी। ये सब इतना जल्दी हुआ कि हिमाद्री को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। वो एकदम से सुन रह गई। उसके कानों में एक ही आवाज गूंज रही थी, लेकिन अगले ही पल उसे होश आया और वो एकदम से चीख पड़ी, अगमम्म। चीखते हुए हिमाद्री जल्दी से पहाड़ी के लास्ट छोर पर आ गई और अपना सर झुकाकर नीचे देखा, जहां अद्वितीय की कार उसकी आंखों के सामने खाई में गिर रही थी। तभी अचानक एक तेज धमाका हुआ और अद्वितीय की कार आग की लपटों में जलकर खाई में जा गिरी। वही हिमाद्री की आंख से एक कतरा आंसू का बहकर नीचे जा गिरा। उसने अपना हाथ हल्का सा नीचे की तरफ बढ़ाकर कांपती हुई आवाज में कहा, अद्वितीय। ये कहते हुए वो घुटनों के बल नीचे गिर गई। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। वो बेसुध से अपने घुटनों पर बैठी अपनी बेजान आंखों से पहाड़ी से नीचे जल रही आग को देख रही थी। चारों तरफ सिर्फ धुआं और आग की लपटें दिखाई दे रही थी और उन लपटों में जलता किसी को अपना सब कुछ जलता हुआ महसूस हो रहा था। हिमाद्री एकदम से सुन रह चुकी थी, लेकिन अचानक ही वो जोर से चीख उठी। अगमम मम्मा। हिमाद्री जोर से चीखते हुए फफक कर रो पड़ी। उसने अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को ढका हुआ था।
उसके रोने की आवाजें पूरी पहाड़ी पर गूंज रही थी। एक पल में उसका सब कुछ उससे छीन गया। कुछ पल बाद हिमाद्री ने खुद को संभाला और अपने आंसू साफ करते हुए कहा, नहीं, मेरे मिस्टर चौहान को कुछ नहीं हो सकता है। वो ठीक है। मुझे उन्हें ढूंढना होगा। वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते हैं। उन्होंने प्रॉमिस किया था कि जब तक मैं हूँ तब तक वो है, और जब तक उनकी सांसें चल रही है तब तक मैं हूँ। अगर मेरी सांसें चल रही है तो मेरे मिस्टर चौहान की सांसें भी नहीं थम सकती है। ये कहते हुए उसने अपने आंसू साफ किए और जल्दी से खड़ी होकर खाई में कूदने के लिए तुरंत से आगे की तरफ बढ़ी। उसने अभी अपना एक पैर ही आगे रखा था, तभी अचानक किसी ने पीछे से उसकी कलाई को पकड़ उसे रोक लिया। हिमाद्री के कदम रुक गए। उसका एक पैर पहाड़ी से नीचे हवा में था और दूसरा पैर जमीन पर था। हिमाद्री की नजरें सामने थी और उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में भी। चैप्टर 56। कैसा लग रहा है मौत को अपने करीब महसूस करके? हिमाद्री के कदम रुक गए। उसका एक पैर पहाड़ी से नीचे हवा में था और दूसरा पैर जमीन पर था। हिमाद्री की नजरें सामने थी और उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने अपने धड़कते दिल के साथ हल्का सा सर घुमा, पीछे देखा और अपने पीछे खड़े अद्वितीय को देखकर वो एकदम से हैरान रह गई। अद्वितीय ने उसकी कलाई को पकड़ा हुआ था। उसके सर पर हल्की सी चोट लगी थी जिसमें से खून निकल रहा था। कुछ चोटें हाथ और घुटनों पर भी लगी थी और उसके कपड़े भी पूरे मुट्ठी से गंदे हो रखे थे। उसे देखकर लग रहा था जैसे वो बहुत जोर से नीचे गिरा हो। प्रिंसेस मरने का इरादा है क्या? अगर ऐसा है तो तुम्हारा इरादा बहुत गलत है और मेरे होते हुए तो तुम अपने इस इरादे में कभी कामयाब नहीं हो सकती हो। अद्वितीय ने ये कहते हुए हिमाद्री को एकदम से अपने करीब खींच लिया। हिमाद्री का सर अद्वितीय की मस्कुलर चेस्ट से आ लगा और उसके दोनों हाथ उसके कंधे पर कस गए। हिमाद्री ने तुरंत नजरें उठाकर अद्वितीय को देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने अद्वितीय खड़ा है। उसने धीरे से अपना एक हाथ अंगम के गाल पर रखते हुए धीमी सी आवाज में कहा, मिस्टर चौहान। ये कहते हुए उसकी आंखों में पानी भर आया। अद्वितीय चुपचाप हिमाद्री को देख रहा था। उसने बिना कुछ बोले हिमाद्री को अपने सीने से लगा लिया और उसके बालों में अपनी उंगलियों चलाते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। हिमाद्री की आंखें भी अपने आप बंद हो गई। वो चुपचाप अद्वितीय के सीने पर अपना सर रखे आंखें बंद करके खड़ी थी। उसकी बंद आंखों से बहते आंसू अद्वितीय की शर्ट को भिगो रहे थे। डोंट क्राई प्रिंसेस, वरना जिसकी वजह से तुम्हारे आंसू बह रहे हैं मैं उस वजह को खत्म कर दूंगा, अद्वितीय ने सर्द आवाज में कहा। ये सुनते ही हिमाद्री ने तुरंत अपनी आंखें खोलकर अद्वितीय को देखा और दूसरे ही पल अपने पंजों पर खड़ी होकर अद्वितीय के होंठों को कैप्चर कर लिया। अद्वितीय के हाथ हिमाद्री की कमर पर कस गए। उसने हिमाद्री को लिफ्ट किया और अब हिमाद्री के पैर जमीन से थोड़े ऊपर थे। वो दोनों पूरे पेशेंस से एक दूसरे को किस कर रहे थे। लगभग 2 मिनट बाद हिमाद्री अद्वितीय से दूर हुई और उसके गाल पर अपना हाथ रखते हुए बोली, आप ठीक है ना? आई कांट एक्सप्लेन कि अभी आपको देखकर मुझे कितना सुकून मिल रहा है। आपकी कार को देखकर एक पल के लिए मुझे लगा कि, इतना कहकर वो चुप हो गई क्योंकि आगे बोलने की उसमें हिम्मत नहीं थी। उसकी अधूरी बात को अद्वितीय समझ गया था। उसने हिमाद्री को ढंग से खड़ा किया और फिर अपने शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोलते हुए कहा कि मैं मर गया हूँ। ये कहकर उसने हिमाद्री की तरफ देखा जो उसे ही अपनी भीगी पलकों से देख रही थी। हिमाद्री ने अद्वितीय की बात का कोई जवाब नहीं दिया। तभी अद्वितीय ने उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लिया। हसरत के बाल उसके चेहरे पर आ गए और उसने तुरंत सर उठा अद्वितीय को देखा जो उसे ही देख रहा था। अद्वितीय ने हिमाद्री के चेहरे पर आ रहे बालों को कान के पीछे करते हुए सॉफ्ट आवाज में कहा, आज तक ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो अद्वितीय चौहान को मार सके सिवाय मेरी प्रिंसेस के।
उसकी बात सुनकर हिमाद्री सवालिया नजरों से उसे देखने लगी। उसे उसकी बात समझ नहीं आ रही थी। हिमाद्री को सवालिया नजरों से खुद की तरफ देखता देख अद्वितीय ने मुस्कुरा कर कहा, वो क्या है ना, मेरी प्रिंसेस के आगे मेरी चलती नहीं है। दुनिया की इकलौती लड़की हो तुम मिसेस चौहान, जिसके लिए ये अद्वितीय चौहान हारने के लिए तैयार है। तुम्हें सच में लगा था कि सारा खुराना वो पिद्दी सी लड़की अद्वितीय चौहान को हरा सकती है, मुझे मार सकती है। नेवर वो मुझे टच भी कर सके, इतनी उसकी औकात नहीं, मारना तो बहुत दूर की बात है। उसकी बात सुनकर हिमाद्री के चेहरे पर सारा के लिए नफरत उभर आई। उसकी आंखें सुर्ख लाल हो गई। हिमाद्री ने गुस्से से कहा, उस सारा को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे मिस्टर चौहान पर अपनी गंदी नजरें डालने की। उसकी बात सुनकर अद्वितीय ने कुछ नहीं कहा। उसने हिमाद्री का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ले जाते हुए कहा, अभी के लिए यहाँ से चलो प्रिंसेस। मॉम डैड घर आ चुके होंगे और कुछ देर बाद मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, इसलिए मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। ये कहते हुए उसने अपने कदम आगे बढ़ा दिए, लेकिन हिमाद्री अभी भी वही खड़ी थी। उसने अपना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया था। हिमाद्री को अभी भी अपनी जगह खड़ी महसूस करके अद्वितीय ने उसकी तरफ देखकर कहा, क्या हुआ, तुम रुक क्यों गई प्रिंसेस? तभी हिमाद्री ने बीच में कहा, उस कार में कौन था? अगर आप नहीं थे तो फिर ड्राइव कौन कर रहा था, और वो चीख किसकी थी? क्योंकि जब कार खाई में गिरी थी तब मैंने चीख सुनी थी। इसका मतलब कोई था उसमें, लेकिन कौन था? ये कहते हुए वो सवालिया नजरों से अद्वितीय को देख रही थी। उसके सवाल सुनकर अचानक ही अद्वितीय के फेस पर डेंजर स्माइल आ गई, जिसे देखकर हिमाद्री की एक आईब्रो ऊपर की तरफ उठ गई। अद्वितीय के दिमाग में कुछ देर पहले की यादें चलने लगी। फ्लैशबैक, कुछ देर पहले अद्वितीय की कार सड़क पर इधर उधर हो रही थी। वही अद्वितीय कार को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी अद्वितीय की कार के बगल में एक कार आकर तेजी से हॉर्न बजाने लगी, जिसे सुनकर अद्वितीय ने अपनी कार का विंडो नीचे करके उस कार की तरफ देखा। तभी उसकी नजरें ड्राइविंग सीट पर बैठे राहुल कश्यप पर पड़ी। राहुल ने आंखों पर ब्लैक शेड्स चढ़ाए हुए थे और वो अजीब तरह से मुस्कुराते हुए ड्राइव कर रहा था। उसकी हंसी किसी का मजाक उड़ा रही थी और वो शायद अद्वितीय था जिसका वो मजाक बना रहा था। तभी राहुल ने हल्का सा सर टेढ़ा करके अद्वितीय को देखा और तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, कैसा लग रहा है मौत के करीब खुद को महसूस करके मिस्टर अद्वितीय चौहान? आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चैप्टर 57, आई वॉन्ट टू बी दी मदर ऑफ योर चाइल्ड। तभी राहुल ने हल्का सा सर टेढ़ा करके अद्वितीय को देखा और तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, कैसा लग रहा है मौत के करीब खुद को महसूस करके मिस्टर अद्वितीय चौहान? उसकी बात सुनकर अद्वितीय ने सर टेढ़ा कर अपनी ठंडी निगाहों से उसे देखा और सार्कास्टिकली कहा, मौत से तुम जैसे कुत्ते डरते होंगे, मैं नहीं। अद्वितीय चौहान के पास आने से मौत को डर लगता है कि कहीं मैं बुरा ना मान जाऊं। ये कहकर उसने एकदम से राहुल के कॉलर को पकड़ा और झटके से उसे विंडो से बाहर खींच लिया। राहुल की कार जाकर सीधा एक पेड़ से टकरा गई। उसके बोनेट से धुआं निकलने लगा और पेट्रोल की टंकी लीक होकर उससे पेट्रोल नीचे गिर रहा था। उसके इस एक्शन से राहुल एकदम से हैरान रह गया, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया। कार अपनी स्पीड थी और वही राहुल अद्वितीय की कार के विंडो को पकड़े बड़ी मुश्किल से खुद को संभाले हुए थे। वो बाहर लटका हुआ था। उसके पैर हल्के सड़क को टच कर रहे थे। अद्वितीय की कार पूरी सड़क पर इधर उधर हो रही थी। तभी राहुल ने डर से चिल्लाते हुए कहा, प्लीज हेल्प मी, मुझे मरना नहीं है। ये कहते हुए वो घबराते हुए अद्वितीय को देख रहा था। मौत का डर उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। तभी अद्वितीय ने उसकी तरफ देखकर तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ? दूसरों को मार सकते हो और खुद की मौत से डर लग रहा है। अगर बचना चाहते हो तो स्टीयरिंग को संभालो, वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ।
ये कहकर उसने एकदम से स्टीयरिंग को छोड़ दिया और कार को ऑटो मोड पर डालकर वो आराम से पैसेंजर सीट पर बैठ गया। उसके चेहरे पर डर की एक शिकन तक नहीं थी, वहीं इसके उल्ट राहुल डर से कांप गया। वो बड़ी मुश्किल से विंडो से ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया और खुद को बचाने के लिए तुरंत को स्टीयरिंग को पकड़ ब्रेक लगाने की कोशिश करने लगा। कुछ देर बाद अचानक ही राहुल की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि सामने पहाड़ी थी और पहाड़ी के लास्ट छोर पर हिमाद्री खड़ी थी। हिमाद्री की कार एक तरफ खड़ी थी और उसका मुंह सामने की तरफ देखा था, इसलिए उसे अद्वितीय की कार दिखाई नहीं दी। तभी अद्वितीय ने एकदम से अपनी तरफ का डोर ओपन किया और तुरंत चलती कार से नीचे कूद गया। वो पहाड़ी पर से फिसलते हुए नीचे गिर रहा था। उसके हाथ, पैर और माथे पर गहरी चोट लग चुकी थी। वही राहुल की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो कुछ करता उससे पहले ही कार सीधा खाई से नीचे जा गिरी और साथ में राहुल भी उस कार में खाई से नीचे गिर गया और इसी के साथ राहुल की एक दर्दभर चीख उस पूरी पहाड़ी पर गूंज गई। उस कार को देखकर और राहुल की चीख को सुनकर हिमाद्री को लगा था कि उसमें अद्वितीय था, लेकिन कार के अंदर अद्वितीय नहीं राहुल था। जो दूसरे के लिए खड्डा खोदते हैं वो खुद ही सबसे पहले उसमें गिरते हैं, और यही राहुल के साथ उसने और सारा ने अद्वितीय के मौत का खेल रचा था, लेकिन अफसोस अद्वितीय की जगह मौत ने राहुल को चुना। फ्लैशबैक एंड। ये सब सोचते हुए अद्वितीय के होंठों पर डेंजर स्माइल आ गई। उसने हिमाद्री की कमर में अपना डाल डालते हुए टेढ़ा मुस्कुरा कर कहा, नाचिंग इम्पोर्टेड प्रिंसेस। कोई था जिसके बारे में जानना इतना जरूरी नहीं है। अब चले। ये कहते हुए उसने वैसे ही हिमाद्री को अपनी गोद में उठा लिया और उसे लेकर कार की तरफ बढ़ गया। उसका एक हाथ हिमाद्री की कमर पर था और दूसरा उसके हिप पर। वही हिमाद्री उसके कॉलर को अपने दोनों हाथों से पकड़े अपना सर झुकाए बुरी तरह उसे घूर रही थी, क्योंकि अभी अद्वितीय ने उसे छोटी बच्ची की तरह अपनी गोद में उठाया हुआ था। तभी हिमाद्री ने चिढ़ते हुए कहा, मिस्टर चौहान, आपने इस तरह से मुझे गोद में क्यों उठाया है? एज इफ आई वॉज अ लिटिल गर्ल। बट मैं एक बात क्लियर कर देती हूँ, डू नॉट वॉन्ट टू बी योर डॉटर, आई वॉन्ट टू बी दी मदर ऑफ योर चिल्ड्रन। इतना बोलकर वो एकदम से चुप हो गई। उसने फ्लो में बोल दिया था और दूसरे ही पल उसका चेहरा शर्म से लाल पड़ गया, क्योंकि उसकी बात अद्वितीय के चलते कदम एकदम से रुक गए थे। अद्वितीय ने नजरें उठा हिमाद्री को देखा और टेढ़ा मुस्कुरा कर बोला, यस ऑफ कोर्स प्रिंसेस, मेरी बेबीज की मॉम तुम ही बनोगी, बट इसके लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हम यही कार में भी ट्राई कर सकते हैं। ये कहते हुए वो अपनी इंटेंस नजरों से हिमाद्री को देख रहा था। वही उसकी बात सुनकर हिमाद्री ने अपनी नजरें दूसरी तरफ फेर कर कहा, ठरकी इंसान, हर वक्त आपके दिमाग में यही सब चलता रहता है। अब आपको लेट नहीं हो रहा है। ये कहते हुए उसके होंठों पर हल्की सी हंसी आ गई। उसकी बात सुनकर अद्वितीय ने उसे कार की पैसेंजर सीट पर बैठाते हुए कहा, लेट तो हो रहा है, बट अपनी प्रिंसेस की विश पूरी करने के लिए मैं मीटिंग कैंसिल कर सकता हूँ। आफ्टर ऑल तुमने पहली बार कुछ मांगा है मुझसे। ये सुनते ही हिमाद्री ने तुरंत कहा, मुझे अभी नहीं चाहिए बेबी, अभी तो मैं ओनली 20 ईयर्स की हूँ। ये कहते हुए उसकी पलकें शर्म से झुक गई। उसे अद्वितीय के सामने शर्म आ रही थी और ऊपर से अद्वितीय की इंटेंस नजरें जो वो कभी बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। अद्वितीय ने कुछ पल उसे देखा और फिर मुस्कुराते हुए पैसेंजर सीट पर आकर बैठ गया। कुछ देर बाद अद्वितीय की कार चौहान मेंशन के सामने आकर रुकी। वो दोनों कार से बाहर और सीधा मेंशन के अंदर चले गए। ऐसे ही दिन बीत गया। शाम 5 बजे। हाँ इंडस्ट्रीज में। हिमाद्री इस वक्त अपने केबिन में रोलिंग चेयर के हेड रेस्ट पर सर टिकाए आंखें बंद किए बैठी थी। उसकी बंद आंखों के सामने आज सुबह अद्वितीय की कार का खाई में गिरना और फिर उसका चिल्लाना, वो सब किसी रील की तरह चल रहा था। तभी हिमाद्री ने एकदम से अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें सुर्ख लाल हो रखी थी और चेहरा गुस्से से कांप रहा था। लेकिन तभी डोर पर नॉक हुआ।
जिसकी आवाज सुनकर हिमाद्री ने एक गहरी सांस ली और टेबल पर रखी फाइल्स को उठाते हुए सर्द आवाज में कहा, कर्मिक। उसके इतना कहते ही डोर ओपन कर एक लड़का जिसकी एज 22 के आसपास होगी, वो अपने हाथ में एक ब्लू फाइल पकड़े अंदर आया। उस लड़के ने अपना सर झुका हिमाद्री को ग्रिड किया और फिर उसकी तरफ फाइल बढ़ाते हुए कहा, ये लीजिए मैम, खुराना इंडस्ट्रीज की सारी इन्फॉर्मेशन है इसमें और साथ में सारा खुराना की न्यू कंपनी जो 2 दिन पहले ही लॉन्च हुई है। उसकी बात सुनकर हिमाद्री के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। उसने उस लड़के के हाथ से फाइल लेते हुए कोल्ड टोन में कहा, अब तुम जा सकते हो। उसका ऑर्डर मिलते ही वो लड़का बिना कुछ बोले केबिन से बाहर निकल गया। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।